गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी रीडिंग पैसेज। और इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। तो इसमें ये हैं दो स्टेटमेंट चूज़ करनी है गिवन में से, ठीक है। और 7, 8 भी है, ये दो स्टेटमेंट चूज़ करनी है गिवन में से। एंड 9 to 13 है हमारे पास। ऊपर साइंटिस्ट के नाम गिवन है, किस साइंटिस्ट ने कौन सी बात कही है, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट टू क्या है, व्हाट आर द फीचर एंड द एडवांटेज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। कौन से इसकी दो एडवांटेज और फीचर्स थे, तो अब रीड करते हैं कौन से हैं। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, ऊपर से स्टार्टिंग से रीड करते हैं क्या स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट क्या दे रखा है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट द क्लासिक वन, सेवरल थ्योरीज ब्रिज द गैप बिटवीन स्ट्रिक्टली प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। काफ़ी थ्योरी हैं जो ब्रिज मीन्स पुल है, किसके जो इन दोनों को क्या करती हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करती हैं, ठीक है। वन गुड एग्जाम्पल इज मैक्स वेबर, एक्सप्लोरिंग सोशियोलॉजिस्ट हु एक्सप्लोर द आइडियल ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, नौकरशाही होता है, मीन्स एक टाइप की गवर्नमेंट होती है ये। इन द प्रोटेस्ट एथेनिक एंड स्प्रिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो क्या करती है, इथिक मैनर और स्प्रिट ऑफ कैपिटलिज्म को क्या करती, प्रोटेस्ट करती है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ए जर्मन, ये थ्योरी किसने दी थी, जर्मन ने। सोशियोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मैक्स वेबर, वो मैक्स वेबर क्या था, सोशियोलॉजिस्ट भी था और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म है कि फॉर्म है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए वेल डिफाइंड लाइन ऑफ अथॉरिटी, जिसके पास अपनी अथॉरिटी वेल डिफाइंड होती हैं। इट हैज़ क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके रूल्स और रेगुलेशन बहुत क्लियर होते हैं, विच आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल पावर, क्रिस्मेटिक पावर एंड ब्यूरोक्रेटिक पावर और लीगल पावर। 3 पावर्स होती हैं जो मैक्स ने कहा, ठीक है। अब बी क्या दे रखा, करैक्टरिस्टिक और फीचर। हमारा क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, करैक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या क्या थे उसके। तो देखो क्या है बी पैसेज में, द वेबर एडमायर्ड ब्यूरोक्रेसी फॉर इट्स ट्रस्ट वर्दीनेस, ब्यूरोक्रेसी ने अपनी ट्रस्ट विश्वास के लिए फेमस थी, ठीक है। द ब्यूरोक्रेसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इथिकल पब्लिक ऑफिशियल, इसके अंदर कौन कौन होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल होते हैं और इथिकल पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं। दीज सर्वेंट्स डेडिकेट देमसेल्फ टू द पब्लिक इन रिटर्न ऑफ फॉर देयर सिक्योरिटी ऑफ जॉब टेन्योर अमंग द मैनी एडवांटेज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करती है, अपनी सर्विस को डेडिकेट करते हैं पब्लिक की तरफ, जिससे उनकी जॉब की सिक्योरिटी रहती है और वो उसकी पब्लिक की जो एडवांटेज हैं जॉब की, उससे रिलेटेड रूल्स वगैरह बनाते हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। देर इज हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एज वेल एज डिफाइंड हियरार्की ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अलग अलग डिफाइन होते हैं, जिसकी डिग्री हाई हो या कोई लेबर क्लास हो या कोई स्पेशलाइजेशन हो किसी चीज़ में, तो सारी चीज़ रूल्स अलग अलग डिफाइन है। देर आर वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन for the principle of rationality, objectivity and consistency. These rules cover all duties and rights of employee. These rules must be strictly followed in person relation among the members of the organization. In person relation are based on the position, not on the personality. इसने क्या कहा है कि रूल्स जो हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो रूल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशन, उनके आपस में क्या रिलेशन है उनके ऊपर बेस होते हैं और उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये थे फीचर्स और करैक्टरिस्टिक। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी पैसे से आ भी रहा है या नहीं आ रहा।
देखो क्या है, देर आर इक्वल, ऑप्शन फर्स्ट है, देर आर इक्वल अपॉर्चुनिटी कमिंग फ्रॉम लिटिल हिरार्की टू अथॉरिटी ऑफ अमंग कंपनी, ये गिवन नहीं था। एम्प्लॉय प्रमोशन कैन बी मच फेयर विथ द बेस्ट ऑफ जॉब ऑन ड्यूटीज नॉट ऑन द करेक्टर्स, ये ये इसमें भी हो सकता है। एम्प्लॉयज एंटर ए ग्रेटर फ्रीडम ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात ही नहीं कर रखी। सिलेक्शन एंड प्रमोशन इज बेस्ड ऑन मास्टरी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी गिवन है। एम्प्लॉय दीज कैन बी डेडिकेटेड टू द पब्लिक स्टेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम जॉब, ये भी है, ठीक है। लेकिन ये इस पैसेज में नहीं है, एक पैसेज और रीड कर लेते हैं। मुझे इसमें बी और ई लग रहा है, फिर भी एक पैसेज में आगे रीड कर लेते हैं जिससे मे बी और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सी में क्या है, ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी रिजिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टू मच एम्फेसिस रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ये इस ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, उन वो रूल्स बहुत सख्त होते हैं और वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। मीन्स जो रूल्स है तो रूल्स है, सबके लिए रूल्स है वो, ठीक है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इट डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन रिलेशनशिप, ये ह्यूमन रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देते। नो इम्पोर्टेंस इज आल्सो गिवन टू इनफॉर्मल ग्रुप विच आर नाउ डेज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ना ही ये इनफॉर्मल ग्रुप को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि आजकल अधिकतर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी जाती है। Yes, too much importance is given to technical qualification of the employee for the promotion and transfer. ये किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ये देते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन को, मीन जिसकी क्वालिफिकेशन हाई है, जैसे बीटेक वाले हो गए, जिसकी भी उस टेक्निकल हाई होगी क्वालिफिकेशन, उनको उसकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र से रिलेटेड उस पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। द डेडिकेशन एंड द कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय आर नॉट कंसिडर्ड। It is suitable for government organization. It is also suitable for organization which where change is very slow. There will be unnecessary delays in decision making due to formalities and rule. It is appropriate for static organization. This is difficulty in coordination and communication. इसने क्या कहा है, इसने इकट्ठा बोला कि डेडिकेशन और कमिटमेंट जो एम्प्लॉय का है उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, और ये कहाँ पर कंसिडर करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वो और ये जो चेंज करते हैं इनके अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होते हैं बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि इसमें जो अननेसेसरी डिले है, मतलब बिना किसी रीज़न के कोई भी डिसीजन मेकिंग को डिले करना, वो फॉर्मेलिटीज़ और रूल किसके लिए अप्रोप्रिएट होते हैं, वो होते हैं स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो फिक्स होती है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना और कम्युनिकेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसमें से उससे आगे हर्बर्ट सिमोन द मैन, तो इसमें से हमारा आंसर आ रहा है, देखो इसमें से कौन से आंसर आ रहे हैं। हमने सी तक रीड किया, सी में एक तो आता हमारा बी ही ऑप्शन, एम्प्लॉय प्रमोशन कैन बी मच फेयर बेस्ड ऑन देयर जॉब ड्यूटीज़ नॉट ऑन करेक्टर्स, मीन्स उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, तो बी ऑप्शन होगा। एक हमारा हो जाएगा ई, एम्प्लीकेट डेडिकेटेड टू पब्लिक स्टेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टर्म जॉब, ठीक है। ये दो आंसर होंगे हमारे फर्स्ट टू क्वेश्चंस के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। लिमिटेशन देखने हमें क्या क्या है इसकी। नेक्स्ट हम रीड करते हैं डी पैसेज। हर्बल सिमोन, चेस्टर बेनार्ड एंड चार्ल्स are among the first recognized as early American public administrators. These men ushered in the era during which the field gained recognition as independent and unique despite of multidisciplinary nature. Simon contribute theoretical on the separation of discourse management decision based on values, since one cannot make completely responsible decision. Simon development in other theories as well. Simon
टू लिमिट सब्सिक्वेंटली डिस्कस्ड क्रिटिकल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रैशनैलिटी। अब तक यहाँ तो कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। सिमोन आर आल्सो टोट ए स्ट्रिक्टली इकोनॉमिक मैन, one who can maximize the return or the value by making decision based upon complete information in unlimited time and is unrealistic. Instead, most public administration use sufficient amount of information to make satisfactory decision. They satisfies। क्या सिमोन ने स्ट्रिक्टली एक इकोनॉमिक मैन था जो रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता था डिसीजंस के बेस पर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेता था अनलिमिटेड टाइम में, मीन्स पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको चाहे टाइम कितना भी लगे, जो कि अनरियलिस्टिक था। इंस्टेड इसकी बजाय मोस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक ए सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन, जिससे वो खुद सेटिस्फाई हो सके। In decision making, Simon believed that agents face uncertainty about the future cost in acquiring information in the present. These factors limit extents to which agent can make fully rational decision. Thus, they possess only bound rationality and must make decision by satisfying or choosing which might be optional but which make them happy enough। वो जो फैक्टर्स को चूज़ करते हैं वो उनको सेटिस्फाई करने चाहिए और जो उन्हें हैप्पी बनाते हों। ठीक है। रैशनल बिहेवियर इन इकोनॉमिक मीन्स इंडिविजुअल मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी फंक्शन अंडर द कॉन्स्टेंट फेस इन परस्यूट ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट, देयर बजट कॉन्स्टेंट्स एंड लिमिट चॉइस। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल को मैक्सिमाइज करता है अपने फंक्शंस को, यूटिलिटी फंक्शंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है वो। जैसे उसका बजट कितना है, उसके बजट में कितनी रुकावटें हैं और उसने कितने चॉइस हैं उसके पास, ये सारी चीज़ें, उसको सेल्फ इंटरेस्ट कितने, सबको ध्यान रखता है। यहाँ तक तो कुछ खास नहीं लगा मुझे, आगे पढ़ के देखते हैं। एफ पैसेज में चेस्टर बेनार्ड वर आल्सो वन ऑफ द watershed scholar. Bernard published The Economy of the Incentive in an attempt to explain individual participation in an organization. उसने क्या किया था, अकेले का भी पार्टिसिपेशन, किसी इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन को भी इम्पोर्टेंस दी थी। Bernard explained organization as system of exchange. Low level employee must have their more incentive to remain with the organization for which they exchange their labor and लॉयल्टी। उसने कहा कि जो लो लेवल के एम्प्लॉई होते हैं, मीन्स जो फोर्थ क्लास होते हैं, उनको अधिकतर इंसेंटिव देना चाहिए मोर, ताकि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहें और अपनी ड्यूटीज़ और लॉयल्टी को पूरा ईमानदारी से निभाएं। दिस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिलीवर सफिशेंट बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉय टू कीप देम। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या अपने एम्प्लॉय को सफिशेंट बेनिफिट देती है ताकि वो वहीं पर ठहरे रहे, चाहे वो एम्प्लॉय हायर लेवल के क्यों ना हो। ठीक है। द नेट पुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय मटेरियल रिवार्ड, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड अदर इंटेंगिबल लाइक रिकॉग्निशन। ही गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू परचूजन मोर देन इकोनॉमिक इंसेंटिव। उसने इम्पोर्टेंस पैसे की बजाय किसको दी, लोगों को दी। ठीक है, जो वहाँ पर काम कर रहे थे। ही डिस्क्राइब 4 जनरल एंड 4 स्पेसिफिक इंसेंटिव इंक्लूडिंग मनी एंड अदर मटेरियल, पर्सनल एंड नॉन मटेरियल अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्टिंक्शन एंड डिजायरेबल फिजिकल कंडीशन फॉर वर्क, आइडियल बेनिफिक्शन सच एज प्राइड ऑफ वर्करमैनशिप etc। उसने 4 चीज़ों को किस किस को डिफाइन किया, उसने मनी को भी किया और अदर मटेरियल को, जैसे पर्सनल नॉन मटेरियल अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्टिंक्शन, अलग अलग के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे उनको अलग अलग किया जा सकता है। डिज़ायरेबल फिजिकल कंडीशन, उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है काम करने की। उनका आइडियल बेनिफिट क्या है, जैसे उनका, और वो अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या करते हैं। ठीक है, इस टाइप की उनकी 4 ड्यूटी थी। उसके बाद ये हमने एफ पैसेज कर लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि पैसेज तो हमारे पास कम ही रह गए। देखो क्या थे लिमिटेशन में, क्या क्या थे। ए कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट टेकन बाय इनटू कंसिडरेशन इनफ।
ठीक है, वो कमिटमेंट पे तो ध्यान देते ही नहीं थे। उसके बाद सेकंड क्या है, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटीज़ एंड रूल, ऐसी कोई बात नहीं है। सी क्या है, एम्प्लॉय आर कोजली ऑर्गेनाइज, नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू फॉर्मल ग्रुप, तो इससे एम्प्लॉय का कोई लेना देना नहीं था कि फॉर्मल ग्रुप को कोई इंपॉर्टेंस देते हैं नहीं। देर इज़ डिफिकल्टी इन एनफोर्समेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, ऐसी भी कोई बात नहीं कही गई। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वेयर चेंज इज वेरी फास्ट, तो इसके ऑप्शन क्या बनेंगे, इसके ऑप्शन तो हमारे क्या बनेंगे, यही बनेंगे थर्ड और फोर्थ के। दो ही लिमिटेशन की बात की गई है, एक तो ए और दूसरा ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ सिक्स्थ, वो क्या है, व्हाट आर द एम ऑफ मैनेजमेंट एज डोगलस मैकगर्ग वर्क थ्योरी वाई, थ्योरी वाई का एम क्या है वो बताना है। थ्योरी वाई कहाँ गिवन है, तो अभी हमने जो रीड किया उसमें थ्योरी वाई देखते हैं कहाँ पे है। थ्योरी वाई गिवन है आई पैसेज में, देखो क्या है, थ्योरी वाई is much more compatible with the humanistic tradition. This began with the assumption that work is natural for human as rest और play. वर्क क्या है, नेचुरल है ह्यूमन के लिए, उसको रेस्ट करना भी, आराम करना भी और प्ले करेंगे, काम करेंगे तो रेस्ट भी करेंगे और खेलेंगे भी। फर्दर एम्प्लॉय विल डायरेक्ट एंड कंट्रोल देमसेल्फ एज दे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, और एम्प्लॉय को वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराना चाहते हैं। तो ह्यूमन लर्न नेचुरली एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल लर्न करना और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। कॉन्सिक्वेंटली मैनेजर नीड ओनली टू स्टीर एम्प्लॉय इन ए कोऑपरेटिव मैनर टुवर्ड गोल एंड दैट सर्व्स द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सिक्वेंटली मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को कोऑपरेट भी करता, कोऑपरेटिव करता है मैनर्स के अकॉर्डिंग, और ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सके, यानी उनकी हेल्प भी करता है। देयर इज़ ए रूम ऑफ मैनी क्रिएट एंड शेयर पावर, यहाँ पर एक काफ़ी रूम होते हैं जिसमें वो क्रिएट भी करते हैं और पावर्स को शेयर भी करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन बनते हैं फिफ्थ सिक्स में वाई वाले। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एम्प्लॉय मस्ट बी करेक्टेड एंड कंट्रोल्ड इफ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू सी रिजल्ट, ये तो नहीं हो सकता। एम्प्लॉय हैज़ नेचुरल टेंडेंसी टू रेस्ट और प्ले, ये गिवन है सेकेंड लाइन में, तो एक तो हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद सी क्या है, ह्यूमन विल नॉट ऑटोमेटिकली सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रॉन्ग है, बल्कि कह रखा है कि ऑटोमेटिकली वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीक करता है। डी क्या, मैनेजर में गाइड एम्प्लॉय इन कोऑपरेटिव मैनर टुवर्ड ऑब्जेक्टिव, ये भी स्टेटमेंट है। ई क्या है, देर इज़ ए लिटिल रूम फॉर मैनेजर टू डेजिग्नेट टू शेयर हिज पावर, ऐसी कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, बल्कि एक रूम है जिसमें वो कोऑपरेट करता है और अंडरस्टैंड कराता है चीज़ों को। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी एंड डी, ठीक है। तो देखो इसके आंसर मैं बता दूँ आपको कहाँ है, एक तो ये रेस्ट और प्ले वाला, तो है रेस्ट और प्ले, ठीक है। तीसरा ये नेचुरली मैनेजर कोऑपरेट करता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ और सिक्स्थ, दो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद सेवन्थ और एट्थ क्या है, सेवन्थ है व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर थ्योरी जेड, जेड के लिए लिमिटेशन क्या है, तो जेड की थ्योरी कहाँ पर गिवन है, वाई की थी, वाई के बाद आई थिंक जेड की दे रखी है। देखो थ्योरी वाई के बाद जेड है, द जेड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी थॉट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थर्ड एलिमेंट ऑफ मैकगर्ग डाइकोटोमी। The Z organization are Japanese organization that are a Japanese organization model, ये क्या एक Japanese organization model है, और ये मैकगर्ग का क्या है,
थर्ड एलिमेंट था। ये वाई सिमिलर टू वाई है। जेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ए लार्ज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द एम्प्लॉय। ये भी क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। फर्दर रिलेटिवली लो लेवल एम्प्लॉय आर entrusted with the freedom to creative wander around the organization and became truly unique कंपनी स्पेसिफिक एम्प्लॉय। जो लो लेवल एम्प्लॉय होते हैं वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, एंट्रस्टेड हैं वो, मीन्स ट्रस्ट वर्दी हैं विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव। वो उनको आज़ादी, वो कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हैं और वो कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के चारों ओर घूम सकते हैं और बिकम ट्रूली यूनिक, और वो अलग से यूनिक बनेंगे कंपनी स्पेसिफिक, और मतलब वो अलग से यूनिक दिखेंगे, उनका ड्रेस कोड अलग होगा। However, employee achieve only after achieving a central set of objective and ways of doing business। जो एम्प्लॉई हैं वो एक टाइम के बाद सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के साथ एग्री होंगे और उनके साथ बिजनेस करेंगे। इन जेड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इज डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी। इसमें क्या डिसीजन क्या है, डेमोक्रेटिक है, और वो पार्टिसिपेट करेंगे तो डिसीजन क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा। डिस्पाइट द मैनी एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। इसके एडवांटेज के साथ साथ क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं। दीज इंक्लूडेड द depreciation of a large professional distance, depersonalization is impossible in Z organization। ये किसको इंक्लूड करता है, डेप्रिसिएशन ऑफ लार्ज प्रोफेशनल्स। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल है उनका डेप्रिडेशन है होता है इसके अंदर। और डिस्टेंस, जो डिस्टेंस वाले हैं, दूर के हैं, वो डीपर्सनलाइजेशन उनका मीन उनको फेस टू फेस देख रहा क्या इम्पॉसिबल होता है इनके अंदर। सिंस इन रियलिटी देर इज़ ए हाई परसेंटेज ऑफ वर्कर हु वुड लाइक टू वर्क फॉर द फाइनेंशियल रिटर्न देन देयर जॉब ऑब्जेक्टिव। ये रियलिटी है कि अधिकतर लोग जो काम करते हैं वो अपनी फाइनेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं, मीन्स वो केवल पैसे के लिए काम करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव जॉब से रिलेटेड नहीं होता, मीन्स कंपनी के टुवार्ड नहीं होता, अपनी सैलरी के लिए ही काम करते हैं। हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज आल्सो नेसेसरी। इसमें एक हाई लेवल किसका होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन का, बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या थे, हमने रीड तो कर लिया, ऑप्शन देखते हैं इसके। देखो फर्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग इज डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी। नो, ये नहीं गिवन था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मोड हैज़ इनहेरेंट डिसीजन फॉल्ट, ये भी नहीं है। नॉट ऑल एम्प्लॉय सेट हायर इंटरेस्ट इन जॉब देन दैट ऑफ वेजेस, ये गिवन है कि अधिकतर एम्प्लॉय, सारे के सारे नहीं, अधिकतर एम्प्लॉय क्या करते हैं, जॉब में इंटरेस्ट किसके लिए लेते हैं, अपनी सैलरी के लिए लेते हैं। तो सी ऑप्शन ठीक करेक्ट है। डी है, पर्सनलाइजेशन रिमेन्स अनएलिमिनेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पर्सनलाइजेशन को अनएलिमिनेट नहीं किया जा सकता। डी क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन अननेसेसरी क्वालिटी, ये तो रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी। ये दो ऑप्शन बन जाएंगे इसके। तो अब ये गिवन कहाँ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये थे हमारे 7th और 8th क्वेश्चन। अब उससे आगे रीड करते हैं 9th क्वेश्चन क्या गिवन है। ये ट्रू फॉल्स नहीं, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है। तो देखो पहला क्या है, एम्प्लॉय लाइक टू फॉलो प्रोफेशनल एथिकल पब्लिक ऑफिशियल टू सिक्योर ए जॉब। एम्प्लॉय क्या करते हैं, फॉलो करते हैं प्रोफेशनल और एथिकल पब्लिक ऑफिशियल को, ताकि उनकी जॉब को सिक्योर कर सके। ये स्टेटमेंट तो हमने रीड की थी, ये तो मैक्स मार्क वेब ने दी थी। तो इसका आंसर तो क्या होगा, ए। फर्स्ट वाले का क्या रहेगा, ए। और इसको हाईलाइट कर देंगे, ऊपर है, पहले बी पढ़ लेते हैं। हाईली इफेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली आफ्टर एग्रीइंग ए कोर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। हाईली इफेक्टिव कैन बी हाईली अचीव किया जा सकता है कब, जब सारे के सारे एग्री हों उन ऑब्जेक्ट को लेकर और उसके मेथड को करने के लिए, उसी मेथड से करने के लिए, ठीक है। तो अब हम ढूंढते हैं ऊपर ये स्टेटमेंट किसने कही है। देखो पहले तो मैं आपको 9th बता देती हूँ। 9th तो बी में पैसेज में है,
ठीक है, प्रोफेशनल और इथिकल, ये हमारा हो जाएगा 9th। अब 10th, एक बार दोबारा रीड करते हैं क्या स्टेटमेंट थे। टेंथ है, हाईली इफेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली आफ्टर एग्रीइंग ऑन ए कोर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ डूइंग। बी क्या, मैक्रोवर। देखो 10th जे पैसेज में देखिए, जे में क्या गिवन है, सिमिलर टू थ्योरी ऑफ वाई मैनेजमेंट जेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ए लार्ज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द एम्प्लॉई, रिलेटिवली लो एम्प्लॉई आर एंट्रस्टेड विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी वो, और थोड़ा सा ऊपर भी चलते हैं। मैक एच पैसेज में भी क्या गिवन है, एम्प्लॉय मस्ट देयरफॉर बी correct and control if management expect to see result. Further, lazy human prefer direction boarding, micro management whenever possible. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट किसने दी है, ये दिए हमारी मैकग्रोवर ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाईली इफेक्टिव कब भी अचीव किया जा सकता है, जब उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और वो एक दूसरे के साथ काम करें। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर एच पैसेज में है। ये हमारा किसका आंसर है, 10th क्वेश्चन का। अब 11th रीड करते हैं। 11th क्या है, 11th और 12th दोनों रीड कर लेते हैं। 11th है हमारे पास, मैनेजर नीड टू टेक एम्प्लॉय इमोशनल फीलिंग बिसाइड देयर मटेरियल रिवार्ड्स इनटू इंसेंटिव सिस्टम। मैनेजर को किस चीज़ की नीड है, एम्प्लॉय की फीलिंग की, किसकी बजाय, मटेरियल रिवार्ड्स, जो उनको हम रिवॉर्ड्स देते हैं उसकी बजाय, इनटू इंसेंटिव सिस्टम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहाँ पर है देखते हैं, साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो एफ पैसेज के अंदर क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिलीवर सफिशिएंट बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉय टू कीप देम, द नेट पुल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंड बाय मटेरियल रिवार्ड, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड अदर रिलेशन। ही गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस टू परसुएशन मच मोर देन इकोनॉमिक इंसेंटिव। गिवन है ना, उसने इम्पोर्टेंस किसको दी है, परसुएशन को, किसके कंपैरिजन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ही गिव्स, यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक, और ये किस साइंटिस्ट ने दी है, चेस्टर बेनार्ड ने। तो ये हमारे पास इस लाइन में इसका आंसर हो जाएगा 11th का। ठीक है, तो 11th का आंसर क्या होगा, चेस्टर वाला, ये हो जाएगा डी। अब हमारा 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन क्या है, 12th की स्टेटमेंट में गिवन है, इंडिविजुअल कैन मैक्सिमाइज देयर सेल्फ इंटरेस्ट व्हेन ऑल द बजट एंड चॉइस आर यूटिलाइज्ड वेल। इंडिविजुअल, अकेला इंसान क्या कर सकता है, अपने इंटरेस्ट मैक्सिमाइज कर सकता है, कब, जब उसके पास बजट और चॉइस क्या हों,
जो भी हो जिनको वो प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज कर सके, ठीक है, उनका यूज़ कर सके। तो इसका कहाँ पे मिलेगा देखते हैं। देखो इसको पे ये हमने रीड तो किया था, ये है हमारा डी पैसेज में। डी में देखो क्या है, हर्बर सिमोन के बारे में गिवन है। Simon also taught a strictly economic man who can maximize returns or value by taking decision based upon their complete information in unlimited time। मीन्स उसको क्या है, टाइम अनलिमिटेड दिया जो कि अनरियलिस्टिक था। मोस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक ए सेटिस्फैक्टरी डिसीजन, दे सेटिस्फाई। और ऊपर की लाइन में भी गिवन है एक, दीज मैन unshared in era during which the field gained recognition as independent and unique despite its multidisciplinary nature। उनको एक ही फील्ड में रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए तो वो मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर कहाँ है, पहले तो ये साइंटिस्ट कौन सा है, हर्बल। उसके बाद दीज, एक तो हमारा वो यूनिक यहाँ इस लाइन में, दूसरा सिमोन यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, ठीक है। किसका है ये, 12th क्वेश्चन का। तो 12th क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, सिमोन वाला। सिमोन किस में है, सी में। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, डी। लास्ट क्वेश्चन क्या, 13। अजम्पशन दैट ह्यूमन पोजेस नेचुरल डिसलाइक टू वर्क हु ought टू बी फोर्स्ड एंड कंट्रोल्ड। अजम्पशंस हैं कि ह्यूमन की नेचुरल डिसलाइक होते हैं किसी काम को लेकर, जब उसे उसको फोर्स किया जाए और उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ये हाँ कंट्रोल किया जाए, तो देखते हैं कहाँ पे है। देखो जे पैसेज के अंदर क्या गिवन है, द जेड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी थॉट ए कॉम्प्लीमेंट्री थर्ड एलिमेंट ऑफ मैकगॉर्ग डाइकोटोमी। जेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ए लार्ज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द एम्प्लॉय, फॉर द रिलेटिवली लो एम्प्लॉय आर एंट्रस्टेड with the freedom to be creative, wander around the organization and become truly unique and specific of the employee। तो यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, ठीक है। तो उनको फुल फ्रीडम देनी चाहिए जिससे वो अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेड ऑर्गेनाइजेशन से 2 लाइनों में हमारा 13 का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर है बी, क्योंकि ऊपर मेंशन भी था, एन भी मेंशन है, मीन्स एक साइंटिस्ट 2 स्टेटमेंट बोल सकते। ये था हमारा होल पैसेज जो आप कर सकते हैं। इसको 1-2 बार रीड करोगे तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इसको कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट। Please like and subscribe my channel.